गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अब तक हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। वो एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स होंगी आपकी। मैं यहां स्टेटमेंट नहीं बताऊंगा आपको और डायरेक्ट हम यहां सॉल्यूशन करेंगे। स्टेटमेंट आप एनसीईआरटी बुक से देख पाएंगे। सो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एनसीईआरटी में ये सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर की फर्स्ट जो प्रॉब्लम है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आप देखिए। इस सेकंड चैप्टर में हमें कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये दो टॉपिक पढ़ने हैं, जिनमें से एक टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम पढ़ चुके हैं, कैपेसिटेंस हमारा बचता है। तो इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज में पोटेंशियल और कैपेसिटेंस दोनों पे न्यूमेरिकल हैं, जिनमें से पोटेंशियल के न्यूमेरिकल हम करेंगे, उनमें से कुछ मैं कराऊंगा, बाकी जो बचते हैं वो आप खुद करके देखेंगे। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कहता है टू चार्जेस 5 × 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 × 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 जिसकी वैल्यू है 5 × 10⁻⁻8 कूलम, दूसरा चार्ज है Q2 और इसकी वैल्यू है -3 × 10⁻⁻8 कूलम। दोनों चार्जेस के बीच जो सेपरेशन है वो सेपरेशन है 16 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। ये दो चार्जेस रखे हैं, मान लो Q1 Q2, इन दोनों को ये लाइन मिला रही है। इस लाइन के ऊपर जो इन दोनों को मिलाए, इस लाइन के ऊपर किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 रहेगी वो हमें देखना है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होने का मतलब उस पोजीशन पे जो नेट सम आएगा पोटेंशियल का, इस Q1 की पोटेंशियल और Q2 की पोटेंशियल, वो सम 0 होना चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे? मान लो नेट पोटेंशियल है V एंड V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। V1 is the potential due to Q1 charge, V2 is the potential due to second charge and the total potential at a certain position is 0। वो certain position है क्या? यहां Q1 और Q2 में से जो Q2 है वो छोटा है, तो यहां जो पोजीशन आएगी इस लाइन ज्वाइनिंग पे वो कहां आएगी, किस पोजीशन पे, किस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 मिलेगी? मैंने कहा था कि जो चार्ज छोटा मिलेगा उस चार्ज की तरफ ही वो पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर निकालना हो दो चार्जेस के कारण, और हम कहें कि इन दोनों चार्जेस के बीच ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, इस लाइन ज्वाइनिंग के किस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। तो पहले आप वो पॉइंट मानेंगे, फिर इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे। तो आप ये बताइए वो पॉइंट कहां मानेंगे, किस तरफ मानेंगे? वो पॉइंट अगर आप पहले दिखाना चाहें तो मैं बता रहा हूं, वैसे बगैर दिखाए भी आप मान लो कि x डिस्टेंस है Q1 से या Q2 से, लेकिन अगर दिखाएं तो यहां पे जो पॉइंट लाई करेगा वो स्मॉलर चार्ज की तरफ लाई करेगा, और स्मॉलर चार्ज है Q2। आप देख लो ये 3 है, ये 5 है, बस वो अलग बात है, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का, लेकिन फिर भी ये स्मॉल है। तो ये पॉइंट हमने P मान लिया और इस पॉइंट P की डिस्टेंस है यहां से x। तो इस Q1 से इस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी? 16 - x। सो यहां पे अब आप इनकी वैल्यू पुट करिए। V1 की वैल्यू आएगी Q1 अपॉन 4πε0 डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q1, दैट इज 16 - x, प्लस Q2 अपॉन 4πε0 और साथ में डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड P, पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन एंड सोर्स चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है वो है x।
ये कहां से लगाया? आपने एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q वो चार्ज है जिसके कारण पोटेंशियल निकालनी है, R वो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल निकालनी है। मतलब पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन और सोर्स चार्ज, किसका सोर्स है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसीलिए सोर्स चार्ज बोला। इस पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन और सोर्स चार्ज के बीच की डिस्टेंस R। तो पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन ये, सोर्स चार्ज एक बार ये होगा एक बार ये होगा, तो वैल्यू हमने पुट कर दी। और ये किसके बराबर? 0 के। Q1 की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम अपॉन ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नोट है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसकी वैल्यू लिखेंगे 9 इंटू 10⁻9 और नीचे बचता है 16-6 प्लस Q2 की वैल्यू है -3 इंटू 10⁻8 अपॉन x इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस में से जो जो फैक्टर कॉमन आ रहे हैं उनको बाहर ले लें तो बचेगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻8। इनको कॉमन लेंगे, यहां बचेगा 5 इंटू 16-x माइनस प्लस बनेगा माइनस अपॉन x इक्वल्स टू 0। ये जो फैक्टर था इधर जाके 0 बनेगा, तो हमारे पास बचेगा 5 अपॉन 16-x इक्वल्स टू, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस बनेगा और 3 अपॉन x। यहां से इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो हमें मिलेगा बच्चों 5x इक्वल्स टू 3 इंटू 16 48 माइनस 3x। इसको इधर लाओगे तो 5x प्लस 3x इक्वल्स टू 48, 8x इक्वल्स टू 48 और यहां आएगा x इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन P था, इसकी डिस्टेंस Q2 चार्ज से हमारे पास होगी 6 सेंटीमीटर। और अगर Q1 से पूछ ले, यह है फ्रॉम Q2 एंड x इक्वल्स टू, इसका नाम x1 दे दो या फिर सिंपल x ही मान लो, x इक्वल्स टू 16 माइनस x1 मान लो। ये जो डिस्टेंस थी x1 इक्वल्स टू 16 माइनस x, मतलब Q1 से डिस्टेंस कितनी आएगी? 16 माइनस x की वैल्यू है 16 माइनस 6, दैट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। मतलब Q1 से 10 सेंटीमीटर और Q2 से 6 सेंटीमीटर। अब भी आप वो पोजीशन बता सकते हैं, देख सकते हैं कि जो स्मॉलर चार्ज था उस स्मॉलर चार्ज के नजदीक मिलेगा वो पॉइंट जिस पे पोटेंशियल 0 है। अगर फील्ड पूछ लेता तो वो भी इस Q2 मतलब स्मॉलर चार्ज की तरफ ही लाई करता। हमने भी यही बात बताई थी कि जो स्मॉलर चार्ज होगा उसकी तरफ वो पॉइंट लाई करेगा जिस पे फील्ड और पोटेंशियल 0 हो सकती हैं। ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड कहता है ए रेगुलर हेक्सागन of side 10 centimeter has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices। हर वर्टेक्स पे यहां पे हेक्सागन है तो इसकी 6 साइड होंगी और हर साइड 10 सेंटीमीटर है। तो हम कुछ इस तरह से लेंगे कि जो हर साइड होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। अगर नहीं भी दिख रहा है तो आप अज्यूम करेंगे कि ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 10, ये 10, ये 10, हर साइड 10 सेंटीमीटर। हर कॉर्नर पे चार्ज रखा है 5 माइक्रोकूलम्ब। आपको इस रेगुलर हेक्सागन के सेंटर पे पोटेंशियल निकालनी है। पोटेंशियल होती है
1/4πε0 Q अपॉन R। पोटेंशियल निकालिए सेंटर पे, ये O है, इस कॉर्नर से डिस्टेंस जो आएगी रेगुलर हेक्सागन की, ये साइड 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे इस कॉर्नर के चार्ज से पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन के बीच डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, इस चार्ज से पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर, ये भी, हर डिस्टेंस मतलब हर चार्ज से पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो हर चार्ज के लिए डिस्टेंस मिल गई, हर चार्ज की वैल्यू भी पता है, बस वैल्यूज पुट करनी है। फर्स्ट चार्ज के लिए जब आप पुट करेंगे तो 1/4πε0 Q1/R1 या केवल Q/R करिए। एक चार्ज होता तो ये आता, दो चार्ज होते तो 1/4πε0 Q/R। तो मैं इसको ये लिख दूं 2/4πε0 Q/R। तीन होते तो 3 इंटू Q/4πε0R, चार होते तो 4 इंटू, एंड यहां 6 चार्जेस हैं तो ये हमारे पास पोटेंशियल बनेगी 6 इंटू 1/4πε0 Q/R। ये हमने तब कर दिया जब हर कॉर्नर पे चार्ज से और हर कॉर्नर की डिस्टेंस भी सेम। तो इन सबका हमने सम कर दिया। इस चार्ज के लिए निकाले इतनी आई, सेकंड के लिए निकाले तो भी इतनी आई, थर्ड के लिए इतनी, 4, 5, 6 सब के लिए इतनी। सम करोगे तो 6 आएगा कि नहीं, तो हमने यहां डायरेक्ट लिख दिया। बस अब आप इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे और जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। ये था हमारा सेकंड। थर्ड है टू चार्जेस -2 माइक्रोकुलाम एंड -2 माइक्रोकुलाम। Q1 इक्वल्स टू 2 माइक्रोकुलाम एंड Q2 इक्वल्स टू -2 माइक्रोकुलाम। ये माइक्रो है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶। पीछे कुलाम लगा है तो लगाएंगे 10⁻⁻6 कुलाम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। अगर नैनो होता, नैनो कुलाम, तो लगाते 10⁻⁻9 कुलाम। एन का मतलब है 10⁻⁻9। पीछे जो लगा मीटर होता तो 10⁻⁻9 मीटर, कुलाम है तो 10⁻⁻9 मीटर। ये आप लगाएंगे। दोनों के बीच डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, R इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। डिस्टेंस मिल गई। कहता है आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बताइए वो कहां लाई करेगी। कहने का मतलब एक चार्ज रखा है Q1 यहां, चलो वैल्यू लिख रहा हूं, 2 माइक्रोकुलाम -2 माइक्रोकुलाम। दोनों के बीच डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां मिलेगी, मतलब ऐसी सरफेस इन दोनों के बीच कहां मिलेगी जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। दोनों चार्जेस सेम है तो दोनों का जो इफेक्ट बराबर मिलेगा, क्या वो मिडल पोजीशन पे नहीं मिलेगा। अगर इस तरफ ले लिया तो इसका इफेक्ट ज्यादा, इस तरफ ले लिया तो इसका इफेक्ट ज्यादा, बिल्कुल बीच में लेंगे तो दोनों का इफेक्ट बराबर। तो यहां जो पोटेंशियल बनेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों के बीच में लाई करेगी। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां से 3 मीटर की डिस्टेंस पे इससे 3 सेंटीमीटर और यहां से भी 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ये तब है जब दोनों चार्जेस बराबर हैं तब। अगर बराबर नहीं होते तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां लाई करेगी, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें देखना होगा। तो ये था हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। 4 आता है
इसमें भी आप पहले कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, आप फॉर्मूले अच्छे से याद करेंगे और फॉर्मूले में क्या क्या चीजें यूज होती है, कैसे होती है, तब आप इनको इजीली कर पाएंगे। ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर, हैज ए चार्ज ऑफ 1.6 इंटू, चार्ज जो है इसके ऊपर वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम, इतना इस पे चार्ज है। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट सरफेस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? ये स्फेरिकल सरफेस है, मतलब अंदर से खाली है, बच्चे की बॉल के जैसे, जो प्लास्टिक की बॉल होती है वैसे। तो जो चार्ज हमने रखा वो सारा का सारा चार्ज इस सरफेस पे आ गया है। वो चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, और उस टोटल पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है इतनी। इस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस है स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस है 12 सेंटीमीटर। फर्स्ट केस में हमें इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, स्फेरिकल सेल आपने गोज लॉ की मदद से एक स्फेरिकल सेल में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड और सरफेस तीनों ही रीजन में निकाला है। जब आप इनसाइड निकालते हैं तो इनसाइड के केस में आपको याद हो वहां स्फेरिकल सेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया था, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? 0। सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, और जस्ट आउटसाइड द स्फीयर का मतलब यह है कि हमें इस डिस्टेंस पे निकलना हो, बिल्कुल बाहर निकलते ही है ये पॉइंट। तो इसके सेंटर से यहां कितना मिलेगा? और यहां आप देखिए मैंने ये बताया था कि इस केस में जो चार्ज Q है उस चार्ज Q को हम सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मानेंगे, और यहां जो चार्ज है वो सारा पॉजिटिव। सपोज कर लो कि यहां कॉन्सेंट्रेट है सेंटर पे, तो इस सोर्स चार्ज की डिस्टेंस और पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन के बीच की डिस्टेंस बनेगी ये। भाई यहां तक 12 सेंटीमीटर, ये कितना बच गया है? बहुत स्मॉल है, तो 12 में कुछ ऐड करोगे तो लगभग 12 ही रहेगा। तो जस्ट आउटसाइड में हम जो डिस्टेंस लेंगे पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन और सोर्स चार्ज के बीच की, वो 12 सेंटीमीटर ही लेंगे। तो यहां जस्ट आउटसाइड द सरफेस बोल लो या एट द सरफेस बोल लो। एट द सरफेस आपने निकाला था Q/4πε0 r²। r अब की बार कितना है? इस रेडियस के बराबर, तो आप लिखेंगे Q/4πε0 r²। डायरेक्शन पॉजिटिव है तो आउटवर्ड रहेगी, रेडियली आउटवर्ड, तो ये लिख दो r कैप। इस रेडियस के अलोंग रहेगी, रेडियस भी ऐसे, डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसे। बस यहां भी अब आपको वैल्यू पुट करनी है। Q कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 4πε0, 1/4πε0 इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन r²। रेडियस है हमारी 12, स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 144। सेंटीमीटर से मीटर में बदलोगे तो बनता है 10⁻⁻2। इसका भी अगर स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻4 होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, जस्ट आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। अब निकालते हैं कि यहां थर्ड में कहता है एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। अब की बार इस पॉइंट से, इस सेंटर से 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, यहां मान लो इस पॉइंट पे P जिसकी डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर सेंटर से, इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे? E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²।
R is the distance between point of calculation and source charge, and this distance is 18 centimeter. Now put these values. 1 upon 4 pi epsilon naught बनेगा 9 into 10 raised to power 9. Q is the source charge and its value is 1.6 into 10 raised to power minus 7 upon R स्क्वायर. R कितना है 18 सेंटीमीटर, मीटर में बदलोगे तो 10 raised to power minus 2 मीटर. यहां स्क्वायर बनेगा 18 into 10 raised to power minus 2 और इसका होल स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिट आती है न्यूटन पर कूलम. ये आपका थर्ड पार्ट हो गया है, इसे सोल्व आप कर लेंगे आई होप. उसके बाद 5th 6th 7th 8th 9 10 11 ये सब कैपेसिटेंस के ऊपर है. क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है ए चार्ज ऑफ 8 नैनो कूलम. एक चार्ज है, नैनो नहीं है सॉरी, माइक्रो कूलम. आंसर 12. A charge of 8 millicoulomb is located at the origin. मतलब यहां पे ये हो गया है हमारे पास, मान लो यहां पे है y, ये y एक्सिस मान लो और ये z एक्सिस मान लो. इस y और z एक्सिस में एक चार्ज रखा है. इस z और y प्लेन के ओरिजिन पे एक चार्ज रखा है, उसकी वैल्यू है 8 मिलीकूलम. तभी कहता है चार्ज ऑफ 8 मिलीकूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन. ओरिजिन पे रखा है. कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग ए स्मॉल चार्ज ऑफ -2 into 10 raised to power minus 9 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट 003. एक चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, जिसकी वैल्यू है -2 into 10 raised to power minus 9 कूलम. ये रखा कहां है? ये रखा है 003, 0,0,3. ये x, ये y, ये z. x और y दोनों में 0, z में कहां रखा है 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे. तो ये z है, z में ये 0 1 2 3 यहां मान लो ये पोजीशन है 0 0 3. इस पोजीशन पे ये चार्ज रखा है और इसी चार्ज को लेके आना है 3 सेंटीमीटर से एट ए पॉइंट 4 सेंटीमीटर इन y. y में एक पॉइंट चूज करिए 4 सेंटीमीटर. यहां मान लो 0 4 सेंटीमीटर और 0. आप देखिए ये पॉइंट x में कितना 0, z में भी इस पॉइंट की वैल्यू कितनी 0, लेकिन y में कितनी वैल्यू 4 सेंटीमीटर. तो हमने मान लिया. लेकिन इस चार्ज को सीधा यहां से यहां नहीं लाना है. इस चार्ज को हम कहां से कहां लाएंगे? हम चार्ज को यहां से उठाएंगे 3 सेंटीमीटर, z में जो 3 सेंटीमीटर था वहां से उठाएंगे और एक ऐसे पॉइंट पे आएंगे जो कि R पॉइंट है उसका नाम, और वो पॉइंट आपको मिलेगा यहां. यहां क्यों? क्योंकि उस R पॉइंट की वैल्यू x में तो है 0 0 ही है, क्योंकि ये ZY प्लेन में लाई कर रहा है, x में नहीं. x तो बाहर की तरफ आएगा तो x में नहीं है. 0 हो गई वैल्यू, ठीक है. y में इस पॉइंट की वैल्यू देता है 6 सेंटीमीटर. तो यहां 4 है, यहां आप लगभग 6 मान लो, तो 6 सेंटीमीटर हो गया. z में इसी पॉइंट की वैल्यू देता है 9 सेंटीमीटर. यहां 3 था और इससे ऊपर आप मानोगे यहां से, तो ये 9 सेंटीमीटर होगा. तो इस चार्ज को यहां से उठाना है, यहां से लेकर R पे जाओगे, R से लेकर फिर इस पोजीशन पे आओगे, तो हमें नेट वर्क डन निकालना है. कितना करना पड़ेगा? अब नेट वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन हमारे पास होता है Q इंटू V. अब Q इंटू V,
Q वो चार्ज है जिसको हम लेके आएंगे। V क्या है? देखिए Q अपॉन V, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास V है। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस V की जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आप क्या पुट करेंगे वो आपको देखना है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है हमारे पास 1/4πε0, या पोटेंशियल डिफरेंस यहां आएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये हमारे पास आ गया है। ये Q डेल V कर लो, क्योंकि यहां एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं, दो पॉइंट्स के बीच पूछी है। सो W इक्वल्स टू Q अपॉन फाइनल पोजीशन पे पोटेंशियल कितनी होगी। अब यहां पोटेंशियल किसकी लिखेंगे, किसकी पोटेंशियल है भाई? ये पहले ये चार्ज रखा है ना ओरिजिन पे, इस चार्ज की पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल के अगेंस्ट, या हम ये कहें कि इस 8 मिली कूलाम के अगेंस्ट हमें ये चार्ज यहां से यहां लाना है। तो जब इसके अगेंस्ट कुछ वर्क करेंगे, वही वर्क हमें निकालना है। तो यहां जो पोटेंशियल होगी, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस इस चार्ज की पोटेंशियल है, इसकी नहीं है। ये तो हमें लेके आना है, जो पहले से रखा है उसकी पोटेंशियल है। तो यहां हम रखेंगे Q नोट, ये पहले से रखा था, इसका नाम Q नोट दे दो, अपॉन 4πε0 R फाइनल माइनस Q नोट अपॉन 4πε0 R इनिशियल। Q की वैल्यू पुट करिए, -2 इंटू 10⁻⁻⁹। Q नोट को बाहर ले लो। Q नोट को जब बाहर लोगे तो वैल्यू बनेगी 8 मिली कूलाम है ना, तो 8 इंटू मिली की जगह हम लिखेंगे 10⁻³ कूलाम, तो ये आएगा 10⁻³ कूलाम। ब्रेकेट स्टार्ट 1/4πε0, यहां भी 1/4πε0। अगर मैं इसको कॉमन ले लूं तो कॉमन लेने पे यहां बनेगा, इस 1/4πε0 की वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁹। अब बच गया है 1/RF माइनस 1/R इनिशियल। ये हमारे पास आएगा 8 2 जा 16 इंटू 9 इंटू पावर देखिए अलग अलग है, लेकिन बेस उन पावर का सेम 10 10 10। तो बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, -9 -3 +9। 1/R फाइनल कितना 4 सेंटीमीटर माइनस R इनिशियल 3 सेंटीमीटर। अगर मीटर में बदलो तो बनेगा 10⁻⁻2 10⁻⁻2, दोनों को मीटर में बदल दिया। यहां से हमारे पास आया -16 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻9 से ये 9 कैंसिल आउट -3, और जब आप इसको सोल्व कराओगे तो वो वर्क डन जो हमारे पास आएगा, वो वर्क डन हमें करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि हम इस रास्ते से लेके आए तो इसका तो हमने कहीं यूज ही नहीं किया। ये वर्क डन एक कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट है। ये जो फोर्स लगाएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमने काम किया। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है? और कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क होता है वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो हमें इस पॉइंट की कोई जरूरत ही नहीं है, हम इजीली डायरेक्ट वर्क डन निकाल पाएंगे। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 14। नंबर क्वेश्चन में कहता है टू टीनी स्फीयर्स कैरिंग चार्जेस 1.5 माइक्रोकुलाम एंड 2.5 माइक्रोकुलाम। दो चार्जेस हैं, एक की वैल्यू है 1.5 माइक्रोकुलाम, एक की वैल्यू है 2.5 माइक्रोकुलाम। ये दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच सेपरेशन है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। मतलब इस मिड पॉइंट पे, जो कि यहां से भी 15 सेंटीमीटर और यहां से भी 15 सेंटीमीटर, इस मिड पॉइंट पे पोटेंशियल निकालनी है। बहुत इजी सा है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। भाई Q पता है, इसके लिए निकालेंगे तो यहां ये Q पुट करेंगे। इस Q की पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन से डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर पुट करेंगे, प्लस V आएगा V1 प्लस V2। इस फर्स्ट के लिए निकाल दी। सेकंड के लिए जब निकालोगे तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सेम रहेगा दोनों में। यहां Q आएगा 2.5 और डिस्टेंस यहां भी सेम थी 15 सेंटीमीटर। बस दोनों को वैल्यू पुट करिए और सोल्व कर दीजिए। इसी मिडल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आएगा? यहां R है, वहां R स्क्वायर बन जाएगा, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप निकाल देंगे। उसके बाद कहता है, ये तो फर्स्ट पार्ट था। बी पार्ट में कहता है इन दोनों से ये जो 1.5 माइक्रोकुलाम और 2.5 माइक्रोकुलाम, इन दोनों के बीच की जो मिडल पॉइंट है 15 सेंटीमीटर पे, इस मिडल पॉइंट से 10 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ यहां पे एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस है मिडल पॉइंट से 10 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालनी है इन दोनों चार्जेस के कारण। भाई V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। V1 बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 अपॉन R1 प्लस ये कॉमन आएगा, पहले ही बाहर रख लिया, Q2 अपॉन R2। R1 इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज एंड पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन। ये 15 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये बनेगी 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो डिस्टेंस आपके पास R1 आ गई है, Q1 भी दे रखा है, वैल्यू पुट करोगे ये सोल्व होगा, प्लस Q2 आपको पता है, R2 क्या आएगी? इस 2.5 और पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन के बीच की डिस्टेंस, जितनी ये डिस्टेंस उतनी ही ये आएगी। आपको डिस्टेंस भी पता है, आपको चार्ज भी पता है, तो आप यहां इजीली ये पोटेंशियल निकाल पाएंगे, सिर्फ सोल्व करना है। उसके बाद निकालना इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे वो थोड़ा लेंदी होगा। सो आप देखिए, और यहां जो पोटेंशियल है उसकी डायरेक्शन नहीं होती, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए हमने सिर्फ सम किया, कहीं कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं ली। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन हमें लेनी पड़ेगी। 1.5 माइक्रोकुलाम, 2.5 माइक्रोकुलाम, ये मिडल पॉइंट है, मिडल पॉइंट से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहले इस चार्ज के कारण, फिर इस चार्ज के कारण, दोनों का फिर नेट निकालने के लिए सम कर दो। पहले इसके लिए निकालिए E1, या मैं यहां लिख रहा हूं E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 अपॉन ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच, इसका स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस क्या आएगी वो तो आप निकाल ही लेंगे। ये तो सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड लिखा, डायरेक्शन क्या आएगी? ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन अपने से दूर होगी,
कुछ इस तरह होगी। सिमिलरली E2 के लिए, मतलब ये हम इसका नाम दे दो O, A, B और ये पॉइंट है P, पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई A to P, तो हमने लिख दिया AP कैप, मतलब A से लेकर P की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सिमिलरली E2 के लिए 1/4πε0 Q2 अपॉन ये डिस्टेंस दोनों के बीच, इसका R नाम दिया था, इस तरफ जितने डिस्टेंस ये उतने ही डिस्टेंस ये, तो यहां भी R²। ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन यहां भी इससे दूर होगी, मतलब ऊपर की तरफ। यहां आएगा BP कैप। ये हो गया है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ना X डायरेक्शन में है ना Y में। कंपोनेंट्स में जब रिजोल्व करोगे तो एक कंपोनेंट तो आएगा ये, या दोनों के बीच, पहले ये मान लो एंगल है थीटा बाई, सॉरी दोनों के बीच एंगल माना हमने थीटा, ये जो है दिस इज द एंगल थीटा। जब इसे कंपोनेंट्स में रिजोल्व कराएंगे तो एक कंपोनेंट तो बनेगा ये और एक कंपोनेंट बनेगा ये हमने E2 को कंपोनेंट्स में रिजोल्व कराया। इस तरफ E2 देखिए, ये पूरा थीटा एंगल, स्मॉल कितना, थीटा बाई 2। तो ये जो कंपोनेंट बनेगा ऊपर की तरफ, ये E2 का जो कंपोनेंट आएगा हमारे पास, वो कंपोनेंट हमारे पास बनेगा। या फिर सिंपली आप देखिए, हमने ऐसा किया भी है इक्वेटोरियल प्लेन में, तो ये जो एंगल आएगा, ये एंगल हमारे पास थीटा बाई 2। अब ये जो थीटा बाई 2 आया, तो सॉरी मिस्टेक हो गई, ये पूरा एंगल थीटा, ये एंगल कितना, थीटा बाई 2। तो थीटा एंगल किस तरफ है, थीटा बाई 2 एंगल इस कंपोनेंट के अलोंग, तो ये कंपोनेंट बनेगा E2 कोस थीटा। ये कंपोनेंट कितना बनेगा, इस तरफ थीटा नहीं है, ये बनेगा E2 साइन थीटा। सिमिलरली इसको जब रिजोल्व कराओगे तो एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ, ये थीटा बाई 2, तो ये भी कितना, थीटा बाई 2। इस तरफ कंपोनेंट आएगा E1 कोस थीटा और ये बनेगा E1 साइन थीटा। ये दोनों कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास कंपोनेंट बचेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आएगा E2 कोस थीटा प्लस E1 कोस थीटा। क्या E2 और E1 दोनों बराबर नहीं है, सॉरी, और यहां पे ये दोनों चार्जेस बराबर भी नहीं है, तो दोनों चार्जेस बराबर नहीं है, तो जिसके कारण ये हमारे पास कैंसिल आउट भी नहीं होंगे। लेकिन अगर कैंसिल आउट नहीं होते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कंपोनेंट तो ये आ गया है जो y में है, प्लस y में, इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे। E2 हमें पता है कितना है, ये 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 प्लस कोस थीटा बाहर ले लिया है, और कोस थीटा नहीं है, थीटा बाई 2, सो कोस थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 प्लस E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q1 अपॉन R स्क्वायर, यहां भी R स्क्वायर, और बाहर ले लिया है कोस थीटा बाई 2। अब यहां पे आपको इन सब की वैल्यू पता है, ये जो टर्म है कोस थीटा बाई 2, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, ये वैल्यू आप कहां से निकालेंगे। देखिए अगर ये थीटा बाई 2, तो ये जो एंगल बनेगा ये भी थीटा बाई 2। इस राइट एंगल ट्रायंगल OAP, इसका नाम दे दो P। इस OAP में जब आप कोस थीटा लिखेंगे, ट्रायंगल OAP,
तो यहां से cos थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू cos थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इस राइट एंगल ट्रायंगल में बनेगा हमारा OP और हाइपोटेन्यूज बनेगा हमारा AP। OP की जो वैल्यू आएगी वो OP की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदलोगे तो आएगा 0.1 मीटर, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। और जो AP की वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी, ये हमने सोल्व कर रखा है, AP की वैल्यू आएगी 0.18 मीटर। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास ये जो cos थीटा बाई 2 है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 5/9। थीटा बाई 2 बनेगा cos इनवर्स 5/9 और इस cos इनवर्स 5/9 की वैल्यू आएगी 56.25 डिग्री। इस तरफ थीटा बाई 2, थीटा निकालना हो तो 2 इंटू 5 6 इंटू 2.5 डिग्री मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 112.5 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई है। तो यहां जब आप थीटा या सिंपली हमें तो देखिए थीटा बाई 2 की ही वैल्यू, ये cos थीटा बाई 2 की वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू है 5/9, यहां पुट कर दो 5/9, ये हमारे पास आएगा। cos थीटा बाई 2 की भी वैल्यू आ गई, इन सब की भी पता है तो E आ गया है। ये E जो है वो y एक्सिस में है ना पर्टिकुलरली, तो हम इसका नाम y दे दें। अब ये x वाला भी बच गया है, यहां कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों चार्जेस अलग अलग हैं। सेम चार्जेस होते तो डिस्टेंस तो सेम है, और सेम चार्जेस भी अगर होते तो फिर ये कंपोनेंट 0 होता, लेकिन यहां केवल डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम नहीं, तो ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे। लेकिन यहां पे जो हम निकालेंगे x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैसे निकलेगा, और यहां भी थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, ये है हमारा E2 साइन थीटा बाई 2। डायरेक्शन है पॉजिटिव x कैप, इस डायरेक्शन में है ना, इसमें प्लस E1 साइन थीटा बाई 2 और माइनस x कैप, यहां से E2 माइनस E1 साइन थीटा बाई 2 और डायरेक्शन किस तरफ आएगी, डायरेक्शन आएगी पॉजिटिव x कैप, क्योंकि इसका माइनस हमने कहां लगा दिया, यहां लगा दिया। नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस का आया वो आएगा पॉजिटिव में। वैसे भी आप देख लीजिए इसका जो, चलिए ये हमारे पास जो आया है वो ये प्लस x में आया है। अब E2 और E1 की वैल्यू आपको पता है, E2 ये है, E1 ये है, वैल्यू आप पुट कर दोगे जैसे यहां पुट की थी। हमें सिर्फ साइन थीटा बाई 2 निकालना है, कहां से निकालोगे, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मैं इसको 1 पुट कर दूं, यहां से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू 5/9, स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 1 माइनस 25/81। इसे आप सोल्व कर लीजिए, 81 माइनस 25/81 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 11 माइनस 5 6 बनेगा, और ये आएगा 7 माइनस 2, मतलब ये आ गया है हमारा 56/81। सही किया है ना, 6 और 5 11, 5 और 2 7, 1, हाँ सही है। तो यहां पे साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू चाहिए हमें, तो सिर्फ इसका अंडर रूट कर दो, 56/81, जो इसकी वैल्यू आए वो यहां पुट कर दो। अब आपके पास Ex भी आ गया है, Ey भी आ गया है, ये दोनों को आप रिजल्टेंट निकालने के लिए
फॉर्मूला यूज करेंगे ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस 2EX EY cos phi. Phi is the angle between x and y. x और y दोनों, एक x में एक y में, x और y में एंगल 90, तो इन दोनों में भी एंगल कितना 90, cos 90 0, सिर्फ ये टर्म बचेगी। इन दोनों की वैल्यू आपको पता ही है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आएगा इस वर्टिकल प्लेन में। सो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद 21 जो क्वेश्चन है आपका, स्टेप वाइज चलना है इस क्वेश्चन में तो ही हो पाएगा। 21 क्वेश्चन इसमें कहता है 2 चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू, दो चार्जेस हैं, ये जेड एक्सिस हो गया है। इस जेड एक्सिस में ये इसका सेंटर ओरिजिन, इस ओरिजिन से -a डिस्टेंस पे, यहां -a होगा, एक चार्ज रखा है -q चार्ज रखा है इस -a डिस्टेंस पे, और इसके ओरिजिन से +a डिस्टेंस पे एक +q चार्ज रखा है। तो ये जेड एक्सिस हो गया है हमारा। अब कहता है व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट्स 0 0 z एंड x y 0। एक पॉइंट है और उस पॉइंट की पोजीशन है 0 0 z। पहले यहां पोटेंशियल बताइए इन दोनों चार्जेस के कारण। ये चार्जेस भी जेड में, ये पॉइंट भी जेड में, तो पोटेंशियल जो आएगी वो फर्स्ट चार्ज के कारण पोटेंशियल V1 प्लस सेकंड चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगी उसका V2 ना। नेट पोटेंशियल इन दोनों के चार्ज के कारण, फर्स्ट के कारण V1, सेकंड के कारण V2। यहां पे V1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4πε0। V1 चार्ज, V1 पोटेंशियल किस चार्ज के कोरस्पोंडिंग, मान लो +q चार्ज के कोरस्पोंडिंग, तो यहां हम चार्ज रखेंगे q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन एंड सोर्स चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन माइनस पोजीशन ऑफ सोर्स चार्ज, ये हमें करना है। तो हम करेंगे z माइनस a, ये V1 प्लस V2 की वैल्यू आएगी 1/4πε0। यहां जो V2 पोटेंशियल है वो -q चार्ज के कोरस्पोंडिंग, तो -q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन एंड सोर्स चार्ज, ये कितनी आएगी z, और ये है -a, तो z माइनस माइनस प्लस और ये बनेगा a। इस तरह से v इक्वल्स टू, जो चीज कॉमन आ रही है उसको बाहर ले लो, q अपॉन 4πε0 1/z माइनस a माइनस 1/z प्लस a। इसे आप सोल्व कर दीजिए, ये पोटेंशियल आपके पास आएगी एट पॉइंट z। अगर इसी पॉइंट को मैं उठा के और हम रख दें एट द पोजीशन x y 0, मतलब वो जो पॉइंट है अब की बार P, ये तो z में था, और डाइपोल ये जो था ये भी z में था। ये डाइपोल ही तो बन रहा है -a से +a की तरफ, ये डायरेक्शन होगी -q टू +q। डाइपोल z में और ये पॉइंट भी z में था, तो हमने ये निकाल दिया। अब की बार जो पॉइंट है वो तो z में, सॉरी जो डाइपोल है वो तो z में, लेकिन पॉइंट है xy प्लेन में, और xy प्लेन इस z एक्सिस के डाइपोल के परपेंडिकुलर, और अगर परपेंडिकुलर तो पोटेंशियल इस डाइपोल के कारण क्या होती है, P cos थीटा अपॉन 4πε0 r²। इस डाइपोल और पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन के बीच एंगल कितना 90, तो cos 90 बनता है 0। तो ये सारा फैक्टर, ये सारी पोटेंशियल इस प्लेन में जो पॉइंट लाई कर रहा है, कौन सी प्लेन में, XY प्लेन में, मतलब इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करेगा, तो पोटेंशियल बनेगी 0। ये था हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट।
अब बी पार्ट अगर हम इसका निकाल दें तो बी पार्ट में कहता है obtain the dependence of potential on the distance r of a point from the origin where r upon a is very very greater than a। एक पॉइंट है जो कि r डिस्टेंस पे है इस डाइपोल से, और वो r डिस्टेंस जो है वो बहुत बड़ी है a से। ये अज्यूम करते हुए आपको ये बताना है कि v r पे किस तरह डिपेंड करेगी। v डिपेंड करेगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। कहने का मतलब ये इस केस में ये रिजल्ट आपको निकालना है p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सिर्फ ये केस आपको निकालना है इसमें। जो हमने डाइपोल वाला कराया था, डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकाली थी, वो निकालनी है, और वहां हमने बीच में जाके ये कंडीशन मानी थी। आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा, तो एग्जैक्टली वही निकालना है। सी पॉइंट में कहता है आपको एक स्मॉल टेस्ट चार्ज मूव करना है। कहां से कहां तक? एक पॉइंट है 500, एक पॉइंट है x में और दूसरा भी है x में। मतलब एक चार्ज है, उस चार्ज को आपको x में मूव करना है। x में किस पॉइंट से किस तक? 5 मीटर की पोजीशन से लेकर -7 मीटर पोजीशन पे आपको लेके जाना है। लेकिन ये कहां से कहां जाएगा? x में है 5 भी, -7 भी x में, तो मूवमेंट होगा x एक्सिस के अलोंग। डाइपोल किस में है? z में। क्या z और x में 90 डिग्री का एंगल नहीं है? और अगर 90 डिग्री का एंगल, तो इस डाइपोल की पोटेंशियल x में कितनी होगी? 0, क्योंकि थीटा कितना? 90 डिग्री। अगर पोटेंशियल 0 तो वर्क डन होता है QV, वो स्मॉल चार्ज जिसे हमें मूव करना है वो ये है। पोटेंशियल कितनी? V की वैल्यू कितनी? 0, तो वर्क डन भी कितना? 0। तो यहां पे जब डाइपोल हमारा Z में होगा और हम मूव कराएं चार्ज को x में कराएं या y में कराएं, तो हमारे पास वर्क डन 0 मिलेगा, क्योंकि x और y में जो डाइपोल Z में रखा है उसकी पोटेंशियल 0 होती है। ये हमने उस दिन बताया था कि जब इक्वेटोरियल प्लेन में, मतलब वर्टिकल प्लेन में आप पोटेंशियल देखोगे डाइपोल की तो वो 0 आएगी। वर्टिकल प्लेन कौन सी? अगर डाइपोल Z में रखा है तो एक्स वाई प्लेन वर्टिकल हो गई है, और उस वर्टिकल प्लेन में डाइपोल की पोटेंशियल 0 होगी। पोटेंशियल 0 तो वर्क डन भी 0। ये थे हमारे एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। उससे नेक्स्ट है 22, वो मैं आप पे छोड़ता हूं, ये आपको करनी है, बहुत आसान सी है। इसमें मोस्टली मैंने जो पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चंस थे वो करा दिए हैं। अब कैपेसिटेंस के बचते हैं, वो जब करेंगे तब हम बात करेंगे। सो थैंक यू।